नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ होंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोराक्षकर जी। साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम मेरा साथ देने के लिए तैयार है। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा आज के बाजार का हाल और कैसे रहेंगे हिंडाल्को के नतीजे। वरुण बताएंगे ओएनजीसी और कोल इंडिया के नतीजे का अनुमान और कुशल से हम जानेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प ग्रासिम में सितंबर तिमाही के नतीजों का प्रीव्यू। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन भी मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर दिखाई दिया। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन बाजार गिरावट लेकर बंद हुए हैं। निफ्टी तकरीबन 150 अंक फिसला है आज और इसमें हमने क्लोजिंग 17,900 के नीचे होते हुए देखिए। वहीं अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो 433 अंक इसने भी गंवाए हैं और सेंसेक्स में आज जो हमने क्लोजिंग देखी है वो 60,000 के नीचे हुई है। निफ्टी बैंक की वहीं पर बात की जाए तो 460 अंकों से ज्यादा की कमजोरी यहां देखने को मिली। लगातार चौथे दिन गिरावट हावी रही। आज मेटल सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में आज बिकवाली ही हावी रही। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। शुरुआत एफआईआई से करते हैं। एफआईआई यानी कि माफ कीजिएगा, विदेशी संस्थागत निवेशक। इन्होंने कैश मार्केट में तकरीबन 1,637 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआई की बात करें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, इन्होंने तकरीबन 446 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए तो बाजार में आज के एक्शन को डिटेल में समझेंगे। किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा उठापटक रही ये बताने के लिए मेरी सहयोगी देवांशी मेरे साथ मौजूद है। देवांशी बताइए, बाजार में खबरों के दम पर किन सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन दिखा? जी बिल्कुल, आप देखिए आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत नेगेटिव थे। एफआई की जो बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है, इन सब के चलते हमारे बाजार में भी आज कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा है। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा दबाव था। ज्यादातर इंडाइसेस आज लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए दिखे। चुनिंदा पॉकेट्स थे जहां पे आज हरे निशान के साथ कामकाज हुआ है। रिटेल और मेटल्स आज लीड करते हुए दिखे। सबसे पहले अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो हैवी वेट्स में सबसे ज्यादा कमजोरी थी, जैसे कि एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। इसके साथ ही फाइनेंशियल्स में भी आज गिरावट देखने मिली। निफ्टी के अगर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखी। साथ ही अगर गेनर्स की बात करें निफ्टी पर, मेटल स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। रिटेल स्टॉक्स में टाइटन आज का टॉप गेनर था। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज खरीदारी थी। आईटी स्टॉक्स यहाँ पे गिरावट थी। अब देखिए टेक महिंद्रा, जेंसार टेक जैसे स्टॉक्स में आज लाल निशान के साथ कामकाज हुआ। मेटल स्टॉक्स गेन करते हुए दिखे। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स टॉप गेनर रहे और इसके साथ ही आज का जो हाईलाइट था वो नतीजों के चलते जिस स्टॉक्स में मूवमेंट आई है वहां पे डबल डिजिट में गेन्स देखने मिले हैं। ऐसे कमजोर बाजार में भी थॉर्मैक्स 14% तक की तेजी, क्रिसिल में भी आज अच्छे गेन्स थे। इसके साथ ही पिडिलाइट अब देखिए 6% तक की तेजी, नारायण रुद्रालय, संसेरा इंजीनियरिंग, इन सब के नतीजे अच्छे आए और उसके बाद अच्छे गेन्स देखने मिले थे। नाइका कल की दमदार लिस्टिंग के बाद आज हल्की से मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और इसके साथ ही अगर कुछ चुनिंदा लूजर्स की बात करें मिड कैप स्टॉक्स में, लॉरस लैब, भारत फोर्ज, एसएचकेलकर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज थे जहां पे आज गिरावट के साथ कामकाज हुआ है। इन ऑल आज बाजार में काफी कमजोरी के साथ काम हुआ है। शुक्रिया देवांशी, हमारे साथ पूरा खाका आज बाजार के एक्शन का रखने के लिए। चलिए अब हमारे जो खास मेहमान हैं उनका रुख करते हैं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोराक्षकर जी हैं। अविनाश जी, इससे पहले मैं आपसे कल के बाजार के बारे में आकलन लूं। मुझे बताइए, जो दिग्गज टाटा स्टील ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए, मैं उस पर आपका एक चेक लेना चाहूंगी। हमने देखा कि मुनाफे के फ्रंट पर या आय के फ्रंट पर या मार्जिन के फ्रंट पर बढ़ोतरी तो डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन जो जी बिजनेस का अनुमान था, खासतौर से अगर हम मुनाफे की बात करें या एबिटा मार्जिन की बात करें, तो वो कुछ अनुमान से कम रहा है। इन सब के मद्देनजर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपका व्यू क्या बन रहा है इस स्टॉक में, गिवन द फैक्ट कि इसने अच्छी खासी तेजी इस साल और पिछले एक साल में कमाकर दी है अपने निवेशकों को। यहाँ मुझे लग रहा है कि नंबर्स इन लाइन है। मेरे ख्याल से मार्जिन्स में थोड़ा बहुत कंप्रेशन देखने को मिला है, लेकिन मेरे अनुमान से हमको लग रहा है कि जो आगे का जो ग्रोथ मोमेंटम रहेगा स्पेशली थर्ड क्वार्टर में, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करने की कोशिश करेगा। हमारा मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ यूरोप से और डोमेस्टिक मार्केट से काफी अच्छी रहने की पॉसिबिलिटी है। अभी भी स्टील के प्राइसेस काफी ऊपरी लेवल पे है और आयरन और जो ये कैप्टिवली कंज्यूम करते हैं, इनके लिए इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, तो इनके लिए ऑब्वियसली मार्जिन्स में डेफिनेटली ज्यादा बेनिफिट होगा।
ओवरऑल कल नंबर्स को देखते हुए थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट या थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देख सकता है, क्योंकि ये नंबर्स काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आने वाला जो क्वार्टर रहेगा, तीसरा क्वार्टर, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी, प्राइस आउटलुक, वॉल्यूम आउटलुक पे जो मैनेजमेंट कहेगा, वो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट नेट नेट नंबर्स डेफिनेटली बेहद सेटिस्फैक्ट्री है, और इसमें कोई डाउट नहीं कि स्टील की जो साइकिल है वो कम से कम और 2-3 क्वार्टर्स के लिए चलेगी। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट्स ऑब्जर्व करेगा, बट नेट नेट स्टॉक में थोड़ी सी हल्का मुनाफा वसूली आ सकती है, ये डेफिनेटली ध्यान में रखें। चलिए ये तो बात हो गई टाटा स्टील की, जिसने अपने तिमाही नतीजे पेश किए। लेकिन अविनाश जी बताइए, कल के बाजार में क्या उम्मीद की जाए, और साथ ही आप अपनी जो पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है वो भी जरा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि कल के बाजार में थोड़ा सा एक स्लाइट पिकअप देखने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज तो वीकली एक्सपायरी थी, तो काफी सेल ऑफ आपको देखने को मिला एक्सपायरी के कारण भी। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को प्राइवेट बैंक्स, मीडिया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वहां पे फोकस करना चाहिए। मार्केट्स काफी सिग्निफिकेंटली गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बैंक जरूर आएगी। और हमारा जो वीकली पिक है, जो 8 से 10 दिन का पिक है, वो रहेगा जी एंटरटेनमेंट पे। जी एंटरटेनमेंट पे नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर आ गए। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने नॉट ओनली टॉप लाइन बट प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाए। इनफैक्ट इबिटा मार्जिन 20% हो गया, जो पिछले बार 17% था। तो ये नंबर्स डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद होने वाले जैसे है। आज स्टॉक ने थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर दिखाई थी मार्केट सेंटिमेंट के कारण, लेकिन डेफिनेटली हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन में ये 330-35 तक आराम से जा सकता है। आगे और भी इन्वेस्टमेंट बाइंग आएगी जब काफी रिसर्च रिपोर्ट्स कल रिलीज होंगे। तो मेरे अनुमान से ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करना चाहिए। एक 8 से 10 दिन के पिक के लिए 333 का टारगेट प्राइस लेके इसको खरीदना चाहिए। चलिए, तो जील पर है अविनाश जी का भरोसा, लेकिन नतीजों का मौसम है और हम बहुत सारे बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आते हुए कल भी देखने वाले हैं। उन्हीं में से एक है ओएनजीसी, जो सितंबर तिमाही के नतीजे कल बाजार में पेश करेगी। तो कैसे रह सकते हैं ये नंबर्स, उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए बाजार की क्या उम्मीदें हैं ओएनजीसी की अर्निंग्स रिपोर्ट से? देखिए, ओएनजीसी के नतीजों में आपको बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है, कच्चे तेल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उसका फ़ायदा ओएनजीसी को मिलेगा, और इसके लिए जो नेट रियलाइजेशंस है उसमें करीब 10 से 12% के आसपास का बढ़त का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। नो डाउट जो ऑयल की सेल्स है वो थोड़ी ठीक ठाक रहने वाली है, लेकिन गैस की जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। करीब 10 से 12% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो गैस के सेल्स में भी होगी, और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो ओएनजीसी को मिलने वाला है। रेवेन्यूज़ जो है वो करीब 9.25% बढ़ेंगे, 25,000 करोड़ के ऊपर ही जा सकते हैं। एबिटा 8% बढ़ेगा। एबिटा मार्जिन जो है वो फ्लैट रह सकता है या फिर थोड़ी कमी वहाँ आने वाली है। 52.8% से गिर के करीब 52.2% के आसपास आएंगे। ओवरऑल ऑपरेशनल खर्चे जो है वो बढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन पे आपको देखने मिलेगा। मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, करीब 34% के आसपास की 4,335 करोड़ से बढ़ के करीब 5,820 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। यानी कि ग्रोथ अच्छी रहेगी ओएनजीसी के नंबर्स में, लेकिन ओवरऑल जो मार्जिन है थोड़े प्रेशर में रहेंगे। कच्चे तेल के दाम बढ़ने के चलते नेट रियलाइजेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। ये वरुण, आपने तो ओएनजीसी के बारे में बता दिया, जहां पर अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, मार्जिन्स थोड़े से यहां पर लड़खड़ा सकते हैं। लेकिन एनर्जी स्पेस की एक और बड़ी कंपनी है, वो है कोल इंडिया, जो सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करने वाली। तो जरा वरुण उसके बारे में भी बता दीजिए कि उसके तिमाही नंबर से क्या उम्मीदें हैं। देखिए, कोल इंडिया के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। नो डाउट हाल ही में आपने सुना था कि कोयले की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी और पावर कंपनीज ने काफ़ी ऊंचे दाम पे कोयला खरीदा है, लेकिन इन सब का इम्पैक्ट जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा। इस क्वार्टर में जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मॉनसून के चलते कहीं ना कहीं कोयले का जो ऑफटेक रहता है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। जो ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट रहते हैं वो थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी ग्रोथ का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। रेवेन्यूज़ जो है उसमें करीब 14% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा जो है वो करीब 20% बढ़ेगा, और एबिटा मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। 18.8% से बढ़ के 19.8% के आसपास आएंगे, यानी करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। जो ई ऑक्शन के जरिए कंपनी कोयला बेचती है उसमें अच्छा खासा इजाफा हो रहा है, तो उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा कंपनी को मिलेगा, और वहाँ पे जो रियलाइजेशन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट कंपनी के एबिटा को मिलेगा, और एबिटा मार्जिन इसके लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। मुनाफा जो है 9% के आसपास बढ़ेगा, 2950 करोड़ से बढ़ के ये करीब 3,226 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। तो नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बहुत बड़े बम्पर नतीजे नहीं देखने मिलेंगे। नो डाउट कोयले के शॉर्टेज का जो पूरा इशू हुआ था उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा। इस क्वार्टर में नतीजे जो है वो ठीक ठाक रहने वाले हैं।
चलिए वरुण, बहुत शुक्रिया आपका। ओएनजीसी और कोल इंडिया के जो तिमाही नतीजे कल पेश होने वाले हैं उसका प्रीव्यू हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अविनाश जी से समझ लेते हैं कि कल इन दोनों स्टॉक्स में नतीजे आने से पहले क्या तैयारियां की जा सकती हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो ओएनजीसी के बारे में बता दीजिए। अच्छे ग्रोथ की उम्मीद वहां लगाई जा रही है, मार्जिन थोड़ा लड़खड़ा सकता है, आज इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है, 0.25% नीचे। तो कल के बाजार में आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो काफी स्ट्रांग आएंगे और जिस प्रकार का क्रूड का भाव बढ़ा है और मेरे ख्याल से अभी भी जो हेडविंड्स है वो काफी पॉजिटिव है इनफैक्ट क्रूड के कीमतें के लिए बढ़ने के लिए, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओएनजीसी को आएगा। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। ओएनजीसी में डेफिनेटली अच्छी बढ़ोतरी होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि होपफुली अगर क्रूड 90 या $95 पहुंचता है तो हर इंक्रीमेंटल डॉलर गेन जो क्रूड में आता है उसका मुनाफे में काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पॉजिटिवली ओएनजीसी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें और जो फ्रेश निवेश करना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से 150 और 155 का जो रेंज है उसमें जरूर निवेश करें। हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छी तेजी यहाँ पे और भी दिख सकती है। क्या इतना ही कन्विक्शन आपका कोल इंडिया को लेकर भी है? क्योंकि यहाँ पर भी चाहे आय देखी जाए या एबिटा मार्जिन, सब में कुछ बढ़ोतरी की ही उम्मीद है, तो यहाँ पर आप क्या सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि नेहा, कोल इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो ट्रिगर मार्केट वेट करेगा कल मैनेजमेंट की कमेंट्री में कि प्राइस हाइक कभी होने वाला है। पिछले बार मैनेजमेंट ने कहा था कि वो 8 से 10% का प्राइस राइज करना चाहते हैं और वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है। प्राइस हाइक स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है क्योंकि नॉर्मली कोल इंडिया एक ऐसा शेयर है जो डिविडेंड यील्ड के लिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहली बार वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, कोल का इंटरनेशनल शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में भी एक अच्छा पॉजिटिव रुझान रहेगा रिजल्ट्स के बाद। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री विल बी मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि प्राइस हाइक अगर आता नहीं है तो मार्केट्स इस पॉइंट पे के कारण थोड़ा सा स्टॉक नरम हो सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू वेट। कल कॉल है, कॉल के बाद आपको थोड़ा सा और अंदाजा आएगा कि इस बारे में कंपनी क्या सोच रही है। बिल्कुल। चलिए अब यहाँ से